नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री बुधवार को हरियाणा और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 210 करोड़ के पार पहुंचा। उत्तरी ओडिशा में पिछले 3 दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर। धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत ने शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत की अवधि 5 सितंबर तक बढ़ाई। वर्ष 2022-23 के लिए श्रृंखला 2 के सॉवरन गोल्ड बॉन्ड की बिक्री आज से शुरू। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। टोक्यो में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स में अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी दूसरे दौर में पहुंची। और भारत तथा जिम्बाब्वे के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच हरारे में खेला जा रहा है। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। मध्य प्रदेश में गृहमंत्री अमित शाह राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर की आधारशिला रखेंगे। श्री शाह एक दिन के भोपाल दौरे पर हैं। इससे पहले आज भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में 23वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघवाद को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि इससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बढ़ा है। श्री शाह ने बताया कि पिछली बार रायपुर में हुई बैठक में 30 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें से 26 का समाधान हो गया है। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। खराब मौसम के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअली रूप से बैठक में हिस्सा लिया। गृहमंत्री आज बाद में मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के 1300 से अधिक आवासों और 54 प्रशासनिक भवनों का भी उद्घाटन करेंगे। वे नई शिक्षा नीति और कृषि विपणन में सहकारिता की भूमिका जैसे विषयों पर संगोष्ठियों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को हरियाणा और पंजाब में 2 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थानों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वे पंजाब में मोहाली में मुल्लापुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अमृता अस्पताल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, जिसमें 2600 बिस्तरों की व्यवस्था है। ये अस्पताल करीब 6000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इससे फरीदाबाद और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में 300 बिस्तरों का अस्पताल है। ये संस्थान 660 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जसन क्लेयर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों मंत्रियों ने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में आयोजित ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा परिषद की बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता भी की। द्विपक्षीय बैठक में शिक्षा, कौशल विकास, अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता में सहयोग बढ़ाने पर सार्थक चर्चा हुई। श्री प्रधान ने भारत में ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों और कौशल संस्थानों के परिसर स्थापित करने और भारतीय संस्थानों के साथ सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने का स्वागत किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से नागालैंड के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज शाम कोहिमा में शुरू हो रहे नागालैंड कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और निवेश सम्मेलन में भाग लेंगी। सुश्री सीतारामन सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी और उसके बाद प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगी। वे सम्मेलन में भाग ले रही कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ विशेष सत्र में भी चर्चा करेंगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज से हिमाचल प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे राज्य की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दशरथ जरदोश ने आज नई दिल्ली में सिल्क मार्क एक्सपो नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन कपड़ा मंत्रालय के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड ने किया। ये 28 अगस्त तक लगी रहेगी। इस अवसर पर सुश्री जरदोश ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव में कपड़ा मंत्रालय ने कपड़ा क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए कई पहल की है। सिल्क मार्क के उच्च मानकों का जिक्र करते हुए सुश्री जरदोश ने कहा कि इससे घरेलू और निर्यात दोनों ही बाजारों में उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा। ग्लोबली क्या डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए मैनमेड फाइबर के साथ में सिल्क को भी इतना प्रमोशन मिलना चाहिए। जितने भी स्टॉल लगे हैं 12 स्टेट के वो ओरिजिनल सिल्क है, जो घर पे बनना मूंगा, एरी, मलबरी सिल्क के ऊपर साड़ी बनाते हैं वीविंग करके हैंडलूम के साथ में। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने उनको टैग दिया हुआ है। और जब बायलैटरल रिलेशन होते हैं कई कंट्री के साथ में, जैसे यूके यूरोप में जो चीजें की डिमांड होती है, तो इसमें ये आसान हो जाता है उनको सेल करने के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि हमें ओरिजिनल चीजें मिलती है। सबसे ज्यादा महिला जुड़ी है इसमें, और महिलाओं को हम जो घर पे भी काम करती है, डिजाइनिंग का काम करती है, उनको कैसे मार्केटिंग मिले, कैसे उनको हम लोग एक्सेस कर पाए पूरे देश में और दुनिया में, उसी के लिए सरकार ने ये एग्जीबिशन रखी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पिछले 3 महीने में प्रधानमंत्री के साथ श्री रेड्डी की ये दूसरी मुलाकात है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उन्होंने राजस्व घाटे की क्षतिपूर्ति, पोलावरम, नरेगा और नए मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी देने जैसे मामलों पर चर्चा की। उच्चतम न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगों के मामले में गिरफ्तार तीस्ता सीतलवाड़ की अंतरिम जमानत की मांग संबंधी याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। तीस्ता सीतलवाड़ पर आरोप है कि उन्होंने गुजरात दंगा मामले में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए थे। इस मामले की अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी। महाराष्ट्र में धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत ने आज शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत की अवधि 5 सितंबर तक बढ़ा दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई के गोरेगांव में पात्रा चौल मामले में श्री राउत को आज विशेष अदालत में पेश किया। उन्हें 31 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। श्री राउत पहले प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थे और बाद में उन्हें 8 अगस्त से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पार्टी में शामिल करने की पेशकश के दावों का खंडन किया है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ये स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और श्री सिसोदिया के पास लोगों के सवालों का कोई जवाब नहीं है। आपने इतना बड़ा उल्लंघन किया, जो सिफारिश थी उसका विपरीत करते हुए कोई टेंडर नहीं, कोई पब्लिक नोटिस नहीं। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि जो संसाधन सरकार के होंगे उसमें सम्मिलित होने का अवसर हर नागरिक को देना होगा। और सबसे बड़ी बात है, जो कमीशन था उसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया निजी व्यक्ति को। तो ये जो राजस्व का नुकसान हुआ, इसकी भरपाई कौन करेगा? श्री सिसोदिया ने एक ट्वीट में कहा कि उनके खिलाफ सभी मामले झूठे हैं। उन्होंने कहा कि यदि वे भाजपा में शामिल होते हैं तो पार्टी ने उनके खिलाफ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के सभी मामलों को बंद करने की पेशकश की थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया है। श्री शर्मा ने ट्वीट में कहा कि पार्टी में लगातार उपेक्षा और अपमान को देखते हुए उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। हालांकि उन्होंने कहा कि वे कांग्रेसी हैं और सदैव अपनी विचारधारा पर दृढ़ रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे? तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870
0014242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए आकाशवाणी के न्यूज सर्विस डिवीजन का प्रोग्राम है अभ्यास। इस बार का विषय है एंथ्रोपोलॉजी और आप अपने सवाल इस विषय पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9289094044 पर या फिर ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। इसका जवाब आपको मिलेगा शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपके सवाल का हम करेंगे इंतजार 24 अगस्त तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देखते हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ भाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 210 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि 210 करोड़ वैक्सीन लगना एक बड़ी उपलब्धि है। 210 करोड़ वैक्सीन की डोज लगना एक अनप्रेसिडेंटेड एक आंकड़ा है, एक अचीवमेंट है जो देश के हर नागरिक ने करके संभव करके दिखाया है। हमारी लड़ाई कोविड के अगेंस्ट अभी भी चल रही है। हमें प्रिकॉशन डोज जिसको भी ड्यू है, इसके भी दूसरी डोज के बाद 6 महीने हो चुके हैं, उनको अभी भी प्रिकॉशन डोज जल्दी से जल्दी लगाने की जरूरत है। हम 75 दिन का कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये सब प्रिकॉशन डोज फ्री उपलब्ध हैं और इसमें आप एक नया भारतीय वैक्सीन कोर्बेवैक्स भी जुड़ गया है, तो अच्छी चॉइस है, अवेलेबिलिटी है। प्रिकॉशन डोज लगाइए और आज 210 करोड़ डोज होने की जो एक अचीवमेंट हुई है देश की, उसको सेलिब्रेट भी करिए और अपने आप को प्रिकॉशन डोज के साथ और भी सशक्त करिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 35 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 9,530 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वर्तमान में 97,648 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.59% है। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और सरकारी एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल की शुरुआत की है। ऐसा पुरस्कार वितरण में पारदर्शिता लाने और जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। गृह मंत्रालय ने आज एक वक्तव्य में कहा कि ये साझा पोर्टल पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों या संगठनों को नामित करने की सुविधा प्रदान करता है। पद्म पुरस्कारों के लिए अगले महीने की 15 तारीख और जीवन रक्षा पदकों के लिए नामांकन या सिफारिशें 30 सितंबर तक ऑनलाइन awards.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। वर्ष 2022-23 के लिए श्रृंखला 2 के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बिक्री आज से शुरू हो रही है और शुक्रवार तक चलेगी। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अवधि के दौरान स्वर्ण बॉन्ड का निर्गम मूल्य 5,197 रुपये प्रति ग्राम होगा। सरकार ने रिजर्व बैंक से परामर्श के बाद ऑनलाइन आवेदन करने वाले निवेशकों को निर्गम मूल्य में 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट देने का फैसला किया है। भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा। अब आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। गृहमंत्री अमित शाह ने आज भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री बुधवार को हरियाणा और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 210 करोड़ के पार पहुंचा। उत्तरी ओडिशा में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर। धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत ने शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत की अवधि 5 सितंबर तक बढ़ाई। वर्ष 2022-23 के लिए श्रृंखला 2 के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बिक्री आज से शुरू।
दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। टोक्यो में BWF विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स में अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी दूसरे दौर में पहुंची और भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच हरारे में खेला जा रहा है। उत्तरी ओडिशा में पिछले 3 दिन से हो रही तेज वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। राज्य प्रशासन 4 बड़ी नदियों सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी और बूढ़ा बलंगा पर नजर रखे हुए है। इस बीच राज्य के जल संसाधन मंत्री तुकुनी साहू ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। राजधानी भुवनेश्वर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक रिपोर्ट। खबरों के अनुसार बालासोर, मयूरभंज और क्योंझर जैसे 3 उत्तरी ओडिशा जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। बालासोर सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां इन जिलों की कुछ प्रमुख नदियों का जलस्तर कम हो रहा है। वहीं बालासोर जिले से होकर बहने वाली सुवर्ण रेखा नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। झारखंड के गलुडीह बैराज से अतिरिक्त पानी छोड़ने के बाद दोपहर बाद सुवर्ण रेखा नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ की आशंका है। 50 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के जलमग्न होने के कारण बालासोर जिला प्रशासन ने हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। स्थानीय प्रशासन ने जहां बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भोजन, आश्रय और दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था की है, वहीं बचाव और राहत कार्य के लिए NDRF, ODRF और अग्निशमन विभाग की टीमों को तैनात किया गया है। भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नईम अख्तर। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के 4 लाख से अधिक कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ये कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई और आवास भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हड़ताल में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संघ के अंतर्गत 80 कर्मचारी संगठन शामिल हैं। न्यायिक कर्मचारी संघ और राजस्व कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हैं। हड़ताल से राज्य सरकार के लगभग 52 विभागों का कार्य प्रभावित हुआ है। इस बीच राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा है। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली गाजीपुर सीमा पर 3 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। सिंघू और टिकरी सीमा पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज महापंचायत का आह्वान किया है। इसमें विभिन्न राज्यों के किसानों के आने की संभावना है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसने विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। देश के सबसे बड़े लोक सेवा प्रसारक के रूप में आकाशवाणी ने स्वतंत्रता के बाद 75 वर्षों से देश की 1 अरब 30 करोड़ से अधिक जनता तक अपनी पहुंच बनाई हुई है। आकाशवाणी आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के माध्यम से स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव मना रहा है। इस श्रृंखला की प्रस्तुतियां आकाशवाणी से प्रसारित गाथाओं के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की यात्रा को दर्शाती हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको 25 जुलाई 1987 से अब तक देश के राष्ट्रपति रहे विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में बताएंगे। राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। 1950 में संविधान को अपनाने के साथ भारत को गणतंत्र के रूप में घोषित किए जाने के बाद से अब तक 15 राष्ट्रपति बन चुके हैं। रामास्वामी वेंकटरामन 25 जुलाई 1987 को राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और 25 जुलाई 1992 तक पद पर रहे। We are reminded today of the revolutionary among saints Mahatma Gandhi of sacred memory. Softer than the cotton he spun in his compassion, but harder than steel in his resolve, Gandhiji galvanized the entire nation into heroic action. इसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 को राष्ट्रपति बने और 25 जुलाई 1997 तक पद पर रहे। आजादी के 47 वर्ष बाद आज हर भारतीय के सामने एक राष्ट्र के रूप में जरूरी काम यह है कि इस आजादी की रक्षा की जाए और आजादी से मिलने वाले लाभ सभी लोगों तक पहुंचाए जाएं। डॉक्टर KR नारायणन 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक राष्ट्रपति रहे। Honorable members, it gives me great pleasure to welcome you to this first session of the Parliament
in 2002. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 को राष्ट्रपति चुने गए और 25 जुलाई 2007 तक पद पर रहे। I, Honorable Pachir Jainababudin Abdul Kalam, do swearing in the name of God that I will faithfully execute the office of the President of India. सुश्री प्रतिभा पाटिल 25 जुलाई 2007 को राष्ट्रपति बनी और 25 जुलाई 2012 तक पद पर रहीं। I, Pratibha Devi Singh Patil, do solemnly affirm, preserve, protect and defend the Constitution and the law. Preserve, protect and defend the Constitution and the law. श्री प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 को राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और 25 जुलाई 2017 तक पद पर रहे। I, Pranab Mukherjee, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of President of India and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law. श्री राम नाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक राष्ट्रपति रहे। मैं रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई को शपथ ली। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। आकाशवाणी समाचार के लिए शिव प्रकाश मिश्र। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ आप सुन सकते हैं ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स पर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। इसके अलावा न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी इसे सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल सुनना न भूलें। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और दूसरे चैनलों पर 15 अगस्त से प्रतिदिन प्रसारित श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। और अब आज का संस्कृति संदेश, जो समर्पित है हिंदी के जाने माने व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई को। आज 22 अगस्त है और जयंती है हिंदी के जाने माने व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी की। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में हुई। इसके बाद नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी में MA किया। 18 वर्ष की उम्र में वन विभाग में नौकरी की। खंडवा में 6 महीने अध्यापन। जबलपुर में स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज से शिक्षण की उपाधि ली। 1942 से मॉडल हाई स्कूल में अध्यापन किया। 1952 में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी। 1957 में नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन शुरू किया। जबलपुर से वसुधा नाम की साहित्य पत्रिका निकाली। नई दुनिया में सुनो भाई साधो, नई कहानियों में 5वां कॉलम और उलझी उलझी तथा कल्पना में कॉलम लिखा और अंत में बावजूद इसके उन्हें सर्वाधिक ख्याति व्यंग्यकार के रूप में मिली। उनका व्यंग्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं, उन्होंने अपने व्यंग्य के द्वारा बार बार पाठकों का ध्यान व्यक्ति और समाज की उन कमजोरियों और विसंगतियों की ओर आकृष्ट किया जो हमारे जीवन को दूभर बना रही हैं। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार और शोषण पर करारा व्यंग्य किया, जो हिंदी व्यंग्य साहित्य में अनूठा है। अपनी हास्य व्यंग्य रचनाओं से सभी के मन को लुभा लेने वाले हरिशंकर परसाई का निधन 10 अगस्त 1995 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हो गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए। 28 अगस्त को प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम का विषय है बुजुर्ग और पेंशन। आप अपने सवाल हमें 24 अगस्त तक भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप अपने सवाल हमें इस पते पर ईमेल भी कर सकते हैं, एक कदम और airnews@gmail.com। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। ये आकाशवाणी है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। दोनों देशों ने क्षेत्र प्रशिक्षण की बहाली के साथ ही इस अभ्यास की शुरुआत की। खबरों के अनुसार इस वार्षिक ग्रीष्मकालीन अभ्यास का नाम बदलकर उल्ची फ्रीडम शील्ड रखा गया है। यह अभ्यास अगले महीने की 1 तारीख तक चलेगा। 4 साल में पहली बार दोनों सेनाएं उत्तर कोरिया के हमले का जवाब देने की तैयारी के लिए ये अभ्यास कर रही हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि प्रपत्र 6B में आधार नंबर देना स्वैच्छिक है। आयोग ने एक ट्वीट में कहा है कि आधार नंबर नहीं देने के कारण मतदाता सूची से कोई भी प्रविष्टि हटाई नहीं जाएगी। इस महीने से लागू किए गए नए प्रपत्र 6B को इसलिए शुरू किया जा रहा है ताकि मतदाता सूची में प्रविष्टियों को मौजूदा मतदाताओं के आधार नंबर से प्रमाणीकृत किया जा सके और मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाया जा सके। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यूपीआई से भुगतान और लेन-देन सेवाओं पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। यूपीआई पर शुल्क लगाने की संभावना की खबरों के मद्देनजर मंत्रालय ने ये स्पष्टीकरण दिया है। उसने कहा है कि सेवा प्रदाताओं की लागत से जुड़ी चिंताओं का हल दूसरे तरीके से निकाला जाएगा। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट संदेश में कहा कि यूपीआई आम लोगों के लिए सुविधाजनक और अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला हरारे में हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 32 ओवर में 2 विकेट पर 141 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुका है। टोक्यो में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स में अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी मालदीव की AN अब्दुल रज्जाक और F अब्दुल रज्जाक की जोड़ी को 21-7, 21-9 से हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई। इस बीच मिक्स डबल्स में तनिषा क्रेस्टो और ईशान भटनागर ने जर्मनी की पैट्रिक स्किल और फ्रांसिस्का वोल्कमैन को 21-13, 21-13 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। और अब मौसम। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बारिश के साथ बादल छाए रहेंगे। इन महानगरों में तापमान 26 डिग्री से 36 डिग्री के बीच रह सकता है। श्रीनगर, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यहां गरज के साथ वर्षा और आंधी की संभावना है। जम्मू और लेह में आसमान साफ रहेगा और शाम तक बादल घिरने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने आज भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री बुधवार को हरियाणा और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 210 करोड़ के पार पहुंचा। उत्तरी ओडिशा में पिछले 3 दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर। धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत ने शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत की अवधि 5 सितंबर तक बढ़ाई। वर्ष 2022-23 के लिए श्रृंखला 2 के सॉवरन गोल्ड बॉन्ड की बिक्री आज से शुरू। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। टोक्यो में BWF विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स में अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी दूसरे दौर में पहुंची और भारत तथा जिम्बाब्वे के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच हरारे में खेला जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।